हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। एंड लेट मी रिपीट अगेन, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी की जो लेटेस्ट 7th एडिशन है, किसकी, एम लक्ष्मीकांत सर की जो बुक है, उनको क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर चैप्टर बाय चैप्टर ग्रेटर डिटेल में लेटेस्ट अपडेट के साथ कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी 1 to 17 लेक्चर हम लोग देख चुके हैं ग्रेटर डिटेल में, जिसकी लिंक आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। एंटायर प्ले लिस्ट है कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ये। और प्रेजेंटली हमारा जो चैप्टर चालू है वो है चैप्टर गोइंग ऑन प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के भी ऑलरेडी 2 to 3 लेक्चर हम लोग देख चुके हैं ग्रेटर डिटेल में, आगे के सारे टॉपिक्स। और इन टॉपिक्स के अंदर कंप्लीट करते हुए हम जिस टॉपिक की ओर आज बढ़ने वाले हैं वो है टॉपिक वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, और ये आज का हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसके अंदर हम ये चैप्टर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर के साथ। तो सबसे पहले बात करें हम वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब क्या होता है, तो हमें पता है कोई भी बिल जो है, किसी भी बिल को क्या करना है, अगर एक्ट बनना है, दोनों में डिफरेंस क्या है। बिल जो है इज अ सेट ऑफ प्रपोजल होता है, सेट ऑफ हम क्या बोल सकते हैं, प्रपोजल होता है, विच इज़ नॉट बैक्ड बाय द लॉ। तो बिल खाली क्या बोल सकते हैं हम, एक रॉ मटेरियल बोल सकते हैं, विच इज़ नॉट बैक्ड बाय द लेजिस्लेशन, विच इज़ नॉट बैक्ड बाय द लॉ। बट व्हेन इट बिकम्स द एक्ट, इट इज़ बैक्ड बाय द लेजिस्लेचर, और we can say it is backed by the law, and the violations of the act is punishable offense, not the bill, because bill is in the initial phase. We can say बिल क्या हो सकता है, एक रॉ मटेरियल होता है जिसमें कोई एक ऐसी एनफोर्समेंट पावर नहीं होती है कि इसका वायलेशन हुआ तो क्या होगा, पनिशमेंट होगा, एज सच नहीं देखने को मिलता है। बट इन केस ऑफ एक्ट ये चीज़ें देखने को मिलती। तो कोई भी बिल जो है वो एक्ट कैसे बनता है, तो हमें पता है कोई भी फर्स्ट हाउस, लोकसभा या राज्यसभा से, लेट से यहाँ पे हम लेते हैं लोकसभा में पास हुआ, देन राज्यसभा में पास हुआ, फिर जाता है प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के पास जब बिल जाता है, किसके लिए, प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, तब उनके पास जो पावर होती है उसको बोला जाता है वीटो पावर। ऑलराइट, और वीटो पावर का मतलब होता है उस बिल पे एसेंट देने हैं या उस पर विथहोल्ड करने हैं एसेंट, या उसको रिटर्न करना है फॉर द कंसिडरेशन। ये सारी चीज़ें आती है वीटो पावर के अंदर, क्योंकि इन्हीं के सिग्नेचर पे डिपेंड करेगा कि ये जो बिल है वो एक्ट बनेगा या नहीं, और एंटायर कंट्री में इम्प्लीमेंट होगा या नहीं, वो इन्हीं के सिग्नेचर पे डिपेंड होगा। यानी विदाउट द सिग्नेचर ऑफ हिम और हर, द बिल कैन नॉट बिकम द एक्ट एंड एग्जीक्यूटेड इन द एंटायर कंट्री लेवल। ऑलराइट, तो अब ये जो वीटो पावर है, प्रेसिडेंट जो बिल है उस पर क्या क्या अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके बेसिस पे वीटो पावर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इन केस ऑफ इंडिया, इन केस ऑफ यूएसए 4th पार्ट भी है, 4th वीटो भी देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं क्वालिफाइड वीटो। देखेंगे हम आगे क्या होता है वो। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वीटो हमें देखने को मिलती है एब्सोल्यूट वीटो, देन सस्पेंसिव वीटो, देन पॉकेट वीटो। और प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए है, उनके पास 4th वीटो भी देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं क्वालिफाइड वीटो। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या होती है वीटो पावर। अगेन हम देख लेते हैं इसको ग्रेटर डिटेल में, कि कोई भी बिल जो है वो पार्लियामेंट पास करती है, वो एक्ट कब बन सकता है, ओनली एंड ओनली व्हेन द प्रेसिडेंट सिग्नेचर इज़ देयर, जिसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जब भी प्रेसिडेंट के पास वो बिल आता है तो वो क्या कर सकते हैं, 3 चीज़ें कर सकते हैं उस बिल के साथ, अंडर आर्टिकल 111 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 111 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डू द 3 थिंग्स। फर्स्टली वो क्या कर सकते हैं, उस बिल को क्या कर सकते हैं, एसेंट दे सकते हैं, और वो बिल जो है वो एक्ट बन सकता है। दूसरा क्या कर सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं हीज और हर एसेंट ऑन द बिल। और थर्ड क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं बिल को, किस लिए, फॉर द कंसिडरेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। तो गिव द एसेंट टू द बिल, ये कर सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं एसेंट टू द बिल, और थर्ड क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं पार्लियामेंट के लिए, ताकि वो क्या कर सके, रिकंसिडर कर सके। बट ये एक बार रिटर्न किया प्रेसिडेंट ने, किसके पास, पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट ने जो भी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ने दी थी वो एक्सेप्ट की और या नहीं की, वो बिल को वापस भेजा प्रेसिडेंट के पास पास करके, तो प्रेसिडेंट को सेकेंड टाइम क्या करना है, उस पे एसेंट देने ही हैं। और ये चीज़ें कंफर्म की गई थी फर्स्टली बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, और उस पे 1 टाइम जो है प्रेसिडेंट का रिकन्सिडरेशंस के लिए भेज सकते हैं। ये चीज़ें कंफर्म की गई थी बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1970 एंड मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी आफ्टर इमरजेंसी, उन्होंने 1 टाइम का क्या है फॉर्मूला यूज़ किया था।
राइट। बाकी इंदिरा गांधी ने ये चीज़ें कंफर्म कर दी थी कि कोई भी बिल जो है प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो उन्हें क्या करना है, उसके ऊपर एसेंट देना ही है। बट वन टाइम एक बार कंसिडरेशंस के लिए पार्लियामेंट के बाद रिटर्न कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये चीज़ें कंफर्म कब की गई थी? बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। ऑलराइट, तो सेकेंड टाइम अगर क्या है, एक बार प्रेसिडेंट के पास बिल आया, उन्होंने रिकन्सिडरेशंस के लिए भेजा और वापस रिटर्न आता है प्रेसिडेंट के पास अमेंड करके या नहीं करके, विथ और विदाउट अमेंडमेंट, देन ही और शी मस्ट हैज़ टू गिव असेंट टू द बिल। क्लियर? तो ये तीन चीज़ें हमारे पास देखने को मिलती है किसके पास? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, अंडर आर्टिकल 111। ऑलराइट, एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है विथहोल्ड द असेंट टू ऑन द बिल। सस्पेंसिव वीटो का मतलब होता है रिकन्सिडरेशंस के लिए भेजना, ये थर्ड टाइप जो हमने देखा, एक बार पार्लियामेंट को रिकन्सिडरेशन के लिए भेजना। और पॉकेट वीटो थर्ड टाइम हम देखेंगे। पॉकेट वीटो का मतलब क्या करना, उस बिल पे कोई एक्ट ही नहीं करना, ना उसको सस्पेंसिव वीटो यूज़ करना, यानी कि ना ही उसको रिटर्न भेजना रिकन्सिडरेशन के लिए, ना ही एब्सोल्यूट वीटो यूज़ करना, यानी कि ना ही उसके ऊपर क्या करना, विथहोल्ड करना उसको एसेंट के लिए, बट उसको क्या करना, उसको कंसिडर ही नहीं करना, एज इट इज़ वो पड़ा रहेगा, तो उसको कहा जाता है पॉकेट वीटो। क्लियर है? इसके अलावा कुछ और हम बात करें तो प्रेसिडेंट की जो है, प्रेसिडेंट के बाद जो ये वीटो पावर देखने को मिलती है ओवर द बिल, इसका लॉजिक क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव यही माना जाता है कि कुछ ऐसे इल कंसिडरेशन ऑफ द, पहली चीज़ क्या है कि भाई हो सकता है कि पार्लियामेंट ने जो बिल पास किया है उसको क्या किया है, बहुत ही हैस्टी कंडीशन में, यानी कि बहुत ही फास्टली पास कर दिया है। इल कंसिडरेशंस देखने को मिली है लेजिस्लेशंस की ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि उन्होंने क्या, एक तो बहुत ही फास्टली विदाउट डिबेट डिस्कशंस, जो कि पार्लियामेंट का एक बहुत ही हम बोल सकते हैं फाउंडेशनल प्रिंसिपल है कि डिबेट डिस्कशंस करना किसी भी बिल पे, तो वो चीज़ें नहीं की गई है। या कोई भी इल कंसिडर्ड लेजिस्लेशन है तो उसके लिए क्या है, एक तो प्रेसिडेंट जो है उनको ये वीटो पावर दी गई है। सेकंड, इसका ऑब्जेक्टिव इसीलिए रखा गया है टू प्रिवेंट अ लेजिस्लेशन विच में बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हो सकता है कुछ ऐसे बिल पास कर दिए लेजिस्लेशन ने, यानी कि पार्लियामेंट ने, जो क्या है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उस पर भी चेक्स एंड बैलेंस के लिए ये वीटो पावर है। तो दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसके माने जाते हैं। इसके अलावा द वीटो पावर इंजॉय बाय द एग्जीक्यूटिव इन द मॉडर्न स्टेट, उसको हम 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। मॉडर्न स्टेट की बात करें हम, ये तीनों तो हैं ही, साथ साथ में एक और वीटो आती है जिसको बोला जाता है क्वालिफाइड वीटो। एंड रिमेंबर, ये क्वालिफाइड वीटो इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं है, तो फिर कहाँ है, तो फिर यूएसए के प्रेसिडेंट के पास है। ये तीनों वीटो पावर आपको आई होप समझ में आ गई होगी, और भी देखेंगे हम ग्रेटर डिटेल के अंदर। बट ये पावर जो है यूएसए के प्रेसिडेंट के पास है, हमारे प्रेसिडेंट के पास नहीं देखने को मिलती है। ऑलराइट, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो क्या होती है, मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, जो बिल आया पास होने के बाद लोकसभा राज्यसभा से, यानी कि पार्लियामेंट से, उस पर क्या कर सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं, विथहोल्ड हीज और हर एसेंट टू द बिल पास बाय द पार्लियामेंट। ये बिल क्या हो जाता है, एंड हो जाता है और बिकम एक्ट जो है वो नहीं बनता है। जैसे ही विथहोल्ड किया तो क्या है, बिकम दिस बिल हो गया is ended itself and does not become the act of the act। और यूजुअली ये जो बिल है कब कंसिडर किया जाता है, यानी कि ये वीटो का यूज़ जनरली कब करते हैं प्रेसिडेंट, जब कोई प्राइवेट मेंबर बिल हो। हम देखेंगे आगे प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है। इन शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो नॉन मिनिस्टर कोई भी है, नॉन मिनिस्टर जो है, यानी कि हम बोल सकते हैं सिंपली ओनली एमपी है, वो अगर कोई बिल लावे तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। तो गवर्नमेंट का बिल नहीं होता है, तो उसके ऊपर जनरली एब्सोल्यूट वीटो यूज़ की जाती है। और कई बार क्या होती है कि गवर्नमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट बिल व्हेन द कैबिनेट जो है वो क्या करे, रिज़ाइन दे दें। कैबिनेट ने रिज़ाइन दे दिया पर वो बिल जो है वो पार्लियामेंट में ऑलरेडी पास हो चुका है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा में पास हो चुका है। फिर गवर्नमेंट ने या कैबिनेट ने, हम बोल सकते हैं, रिज़ाइन दे दिया और प्रेसिडेंट के पास गया वो, और न्यू कैबिनेट यहाँ पे बन के आए। न्यू कैबिनेट ने प्रेसिडेंट को एडवाइस दिया, बोले भाई क्या करो, आप एब्सोल्यूट वीटो यूज़ करो, ये बिल पास नहीं होना चाहिए, एक्ट नहीं बनना चाहिए। तो तब भी क्या है, प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें एब्सोल्यूट वीटो कब यूज़ हुई है, तो 1954 के अंदर एक बिल देखने को मिला था। उस समय के जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके सामने एक बिल आया था जिसको बोला गया था पेप्सू अप्रोप्रिएशंस बिल। ये बिल के अंदर क्या था, कुछ पेमेंट और अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड था, जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ दीज स्टेट। ये पेप्सू स्टेट जो है, पेप्सू स्टेट का मतलब क्या होता है कि भाई पटियाला हो गया, पी से पटियाला हो गया, और EPSU से हम बोल सकते हैं ईस्टर्न पंजाब स्टेट यूनियन। इन ये जो एक्ट लेके आया गया था पेप्सू
वो किसके लिए मोस्टली एप्लीकेबल था, वो पटियाला और साथ ही साथ ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन जो है इनके लिए एप्लीकेबल था। क्या था इस बिल के अंदर कि पेमेंट और अप्रोप्रिएशन जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ दीज पर्टिकुलर स्टेट जो है उन्होंने निकालना था। किसके लिए? फाइनेंशियल ईयर 1953-54 के लिए कुछ सम्स ऑफ मनी हो इन पर्टिकुलर स्टेट जो हैं उनसे विड्रॉ करनी थी, उससे रिलेटेड था। तब क्या किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 के अंदर ये जो बिल है इस पर क्या किया था, कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ किया था और बिल जो है उसके ऊपर सिग्नेचर करने से मना कर दिया था, विथहेल्ड हिज सिग्नेचर ऑन दिस बिल पैप्सू एक्ट के ऊपर। तो ये एक हमको एग्जांपल देखने को मिलता है एब्सोल्यूट वीटो का। इसके अलावा क्या देखने को मिलता है 1991 के अंदर एक और एग्जांपल देखने को मिलता है। 1991 में जो प्रेसिडेंट थे द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर वेंकट रमन, उन्होंने भी विथहेल्ड किया था, इज एसेंट हो गया टू द एक बिल आया था जो कि था सैलरी अलाउंस एंड द पेंशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल, उस पर क्या किया था, मना किया था एसेंट करने से। एंड द बिल वॉज पास बाय द पार्लियामेंट on the last day before the dissolution of a Lok Sabha without obtaining the previous recommendations of the president। इसीलिए 1991 में क्या किया था, एब्सोल्यूट वीटो यूज़ किया था द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर आर वेंकट रमन। तो ये कुछ एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि एब्सोल्यूट वीटो के हैं। एक एग्जांपल 1954 के अंदर पैप्सू एप्रोप्रिएशन बिल और एक एग्जांपल 1991 के अंदर जहाँ पे एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ किया गया था। इसके अलावा हम सेकंड वीटो की बात करें तो सस्पेंसिव वीटो का मतलब क्या होता है, इसमें याद रखना विथहेल्ड द एसेंट। और अब सस्पेंसिव वीटो में क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं वो बिल जो है उसको रिकन्सिडरेशन के लिए भेजा जाता है। रिकन्सिडरेशन के लिए क्या किया जाता है, भेजा जाता है किसके पास, पार्लियामेंट के पास। अब ये रिकन्सिडरेशन के लिए पार्लियामेंट के पास बिल भेजा, पार्लियामेंट ने उसको कंसिडर किया और उसके अंदर चेंजेस किए या चेंजेस नहीं किए, मर्जी पार्लियामेंट की, और वापस पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजा, तब प्रेसिडेंट को क्या है, एसेंट देना ही है। प्रेसिडेंट इज़ ऑब्लिगेटरी हो गया फॉर द प्रेसिडेंट, इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट हो गया टू गिव हीज और हर एसेंट हो गया टू द बिल व्हेन वंस इट हैज़ बीन कंसिडर्ड बाय द पार्लियामेंट। एक बार रिटर्न किया फॉर द कंसिडरेशन, पार्लियामेंट ने कंसिडर किया या नहीं किया, एज इट इज़ बिल भेजा तो भी उनको एसेंट देना ही है सेकेंड टाइम, नहीं अगर चेंजेस करके दिया तो भी उनको एसेंट देना ही है। जबकि ये जो पावर है हमको जनरली क्या है, दिस मीन्स दैट द प्रेसिडेंशियल वीटो इज़ ओवर रिडन बाय द रीपासेज ऑफ द बिल हो गया बाय द सेम ऑर्डिनरी मेजोरिटी, नॉट अ हायर मेजोरिटी इज़ रिक्वायर इन द यूएसए। यानी कि एक बार अगर सिंपल मेजोरिटी से भी पास किया या ऑर्डिनरी मेजोरिटी हम जिसको सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं उससे पास किया और रिटर्न आया तो क्या है, उनको उसके ऊपर सिग्नेचर करना ही है। जबकि यूएसए के अंदर ये चीज़ें नहीं होती है। यूएसए में क्या होता है, एक बार पार्लियामेंट के पास आया तो पार्लियामेंट को क्या करना है, मोर मेजोरिटी का यूज़ करना है। भाई ऑर्डिनरी मेजोरिटी से पहले ही पास कर दिया था बिल तो उससे नहीं चलेगा काम, स्पेशल मेजोरिटी से हम बोल सकते हैं बिल को पास करना है, फिर रिटर्न भेजना है, फिर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए साइन करेंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, ऑर्डिनरी मेजोरिटी से वापस पास करके भेज दो तो उनको साइन करना ही होगा। और ये जो मोर मेजोरिटी का फंडा है ना, उसी को बोला जाता है क्वालिफाइड वीटो। क्या कहा जाता है, क्वालिफाइड वीटो, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट के पास है। यहाँ पे पार्लियामेंट के पास एक बार बिल कंसिडर करने के लिए प्रेसिडेंट भेजते हैं तो उसको मोर मेजोरिटी जो फर्स्ट टाइम पास करके भेजा था उससे ज़्यादा मेजोरिटी से पास करके भेजना होता है और उसी को बोला जाता है क्वालिफाइड वीटो। ऑलराइट, एज मेंशन अर्लियर द प्रेसिडेंट डज नॉट पोजेस दिस वीटो इन द केस ऑफ द मनी बिल। और एक एक्सेप्शंस भी कुछ याद रखने इंपॉर्टेंट, ये सस्पेंसिव वीटो मनी बिल के अंदर यूज़ नहीं किया जाएगा। मनी बिल क्या है हम लोग देखेंगे आगे के लेक्चर्स के अंदर। ऑलराइट, इसके अलावा द प्रेसिडेंट कैन एदर गिव हिज एसेंट हो गया टू द मनी बिल और विथहोल्ड हिज एसेंट टू द मनी बिल बट कैन नॉट रिटर्न इट फॉर द रिकन्सिडरेशन टू द पार्लियामेंट। क्यों? क्योंकि मनी बिल जो है वो इनिशियली क्या है, प्रेसिडेंट के अप्रूवल के थ्रू ही इंट्रोड्यूस किया जाता है इन द पार्लियामेंट। तो ऑब्वियसली सस्पेंसिव वीटो तो यूज़ नहीं कर सकते प्रेसिडेंट, ओनली उसके ऊपर एसेंट दे सकते हैं या विथहोल्ड कर सकते हैं एसेंट। यानी कि एब्सोल्यूट वीटो उसके ऊपर यूज़ किया जा सकता है, सस्पेंसिव वीटो यूज़ नहीं किया जा सकता है। ऑलराइट, तो ये था सस्पेंसिव वीटो के बारे में। इसके अलावा हम लास्ट वीटो की बात करें तो पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंट नेदर रेटिफाई नॉर रिजेक्ट नॉर रिटर्न द बिल हो गया बट सिंपली कीप द बिल हो गया, पेंडिंग हो गया फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड तक अपने पास रखते हैं, न उसके ऊपर एक्ट करते हैं, यानी ना साइन करना है, ना सस्पेंड करना है, न रिकन्सिडरेशन के लिए देना है, बस उसको क्या है अपने पास रखना है। तो इसको बोला जाता है क्या, पॉकेट वीटो ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लियर। और प्रेसिडेंट जो है क्या कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस वीटो
पावर एज द कॉन्स्टिट्यूशनल डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी टाइम लिमिट, इसीलिए क्या है प्रेसिडेंट इनडेफिनेट पीरियड के लिए रख सकते हैं। बट यूएसए में ये चीज़ें नहीं है। यूएसए के अंदर 10 डेज़ के अंदर प्रेसिडेंट को क्या करना है, उस बिल को रिटर्न करना ही होगा। यूएसए में बाइंडिंग है, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं है। 1986 अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो 1986 के अंदर द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज़ैल सिंह, उन्होंने एक्सरसाइज किया था ये पॉकेट वीटो विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। उसके अंदर उन्होंने क्या किया था, यही वीटो का यूज़ किया था, पॉकेट वीटो का, जो क्या कर रहा था, कहीं ना कहीं इम्पोज कर रहा था रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसीलिए उन्होंने इस वीटो का यूज़ किया था। क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इट शुड बी नोटेड हियर दैट द प्रेसिडेंट हैज़ नो वीटो पावर इन रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर किसके पास आता है, प्रेसिडेंट के पास आता है, देन ही और शी मस्ट हैव टू गिव हीज और हर एसेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। रिमेंबर, नॉट अ मनी और ऑर्डिनरी बिल। बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है तब वो वीटो पावर का यूज़ नहीं कर सकते। उन्हें क्या करना होगा, अपने एसेंट उस पर देने ही होंगे। और ये चीज़ें कब फाइनलाइज की गई थी पार्लियामेंट के द्वारा, बाय द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। इसको फाइनलाइज किया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है तो उस पर एसेंट देने ही है आपको, कोई चारा आपके पास नहीं है। ऑलराइट। इसके अलावा प्रेसिडेंशियल वीटो ओवर द स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो हमें पता है अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने क्या किया, बिल पास किया, फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव असेंबली और पास किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया। हम बाइकैमरलिज्म की बात करें जो 6 स्टेट के अंदर देखने को मिलते हैं हमको। ये 6 स्टेट कौन से हैं, जहाँ पे 2 हाउसेज हैं लेजिस्लेचर्स के, तो भाई यूपी, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, देन तेलंगाना। ये 6 स्टेट में क्या है, बाइकैमरलिज्म देखने को मिलता है। सपोज इन लोगों ने क्या किया, बिल पास किया, गवर्नर के पास गया, गवर्नर के पास क्या देखने को मिलता है हमको, गवर्नर के पास भी पावर देखने को मिलती है। वो क्या कर सकता है, ये तीनों वीटो का यूज़ कर ही सकता है। साथ ही साथ वो क्या कर सकता है, बिल रिकन्सिडरेशन करने के लिए प्रेसिडेंट के लिए भी रिजर्व कर सकता है। अब प्रेसिडेंट ने क्या किया, रिजर्व किया, प्रेसिडेंट के लिए गवर्नर ने क्या किया, उस बिल को रिजर्व किया जो स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया था। तब प्रेसिडेंट जो है वो वीटो कर सकता है किसको, ये जो स्टेट लेजिस्लेचर का बिल आया उसके साथ भी क्या कर सकता है, सेम चीज़ें कर सकता है प्रेसिडेंट भी, कि उसको क्या करें, वीटो का यूज़ कर सकता है। ये सभी वीटो का यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल गवर्नर की बात करें तो हम गवर्नर के पास क्या क्या पावर है, तो गवर्नर के पास जब बिल आता है तो अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या पावर देखने को मिलती है। तो 4 अल्टरनेटिव होते हैं गवर्नर के पास। पहला तो उसको एसेंट देना बिल को और एक्ट बना देना। दूसरा विथहोल्ड करना, यानी कि विथहोल्ड करना, यानी कि हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ करना। तीसरा रिटर्न द बिल फॉर द रिकन्सिडरेशन, यानी कि सस्पेंसिव वीटो का यूज़ करना। और साथ ही साथ रिजर्व कर सकता है द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये चारों ऑप्शन देखने को मिलते हैं किसके पास, गवर्नर के पास, अंडर आर्टिकल 200। और जब ये रिजर्व करता है बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तब प्रेसिडेंट के पास अंडर आर्टिकल 201 कौन कौन से 3 अल्टरनेटिव देखने को मिलते हैं। पहला, वो अपना एसेंट दे सकता है बिल को और बिल एक्ट बन जाएगा। विथहोल्ड कर सकता है, यानी कि एब्सोल्यूट वीटो यूज़ करता है। साथ ही साथ ही और शी में डायरेक्ट द गवर्नर हो गया टू रिटर्न द बिल फॉर द रिकन्सिडरेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ऐसा गवर्नर को भी बोल सकता है। फिर गवर्नर वापस भेजेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, और इन्होंने वापस क्या किया, बिल पास किया, और बिल वापस गया प्रेसिडेंट के पास थ्रू द गवर्नर। तब याद रखना, प्रेसिडेंट इज़ नॉट बाउंड टू साइन दिस बिल, बट इन केस ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को करना ही होगा अगर सेकेंड टाइम आता है। बट स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए क्या है, ये चीज़ें कंपलसरी नहीं है। एक बार रिकन्सिडरेशंस के बाद भी बिल आता है प्रेसिडेंट के पास थ्रू द गवर्नर, तब भी उनके पास ऐसा नहीं है कि उनके एसेंट देना ही है, देना है, वो नहीं भी दे सकते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, स्टेट के बिल के लिए प्रेसिडेंट के ऊपर ऐसी कोई बाउंडेज नहीं है। साथ ही साथ फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब एनी टाइम लिमिट हो गया विद इन विच द प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव हीज एसेंट हो गया टू द बिल रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर हीज और हर कंसिडरेशन। हैंड द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज द पॉकेट वीटो इन रिस्पेक्ट टू द स्टेट लेजिस्लेचर ऑल्सो। प्रेसिडेंट यूज़ कर सकते हैं पॉकेट वीटो का स्टेट लेजिस्लेचर के कोई भी बिल आते हैं उसके लिए। क्लियर। फिर आपको टेबल के अंदर बताया गया है कि क्या क्या वीटो पावर देखने को मिलती है प्रेसिडेंट की सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेजिस्लेचर्स के लेवल पे। ऑलराइट, तो ये था कुछ वीटो पावर की बातें। अब बात करते हैं हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि है हमारा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करें तो ये जो पावर देखने को मिलती है अंडर आर्टिकल 1, 2, 3 देखने को मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि वो क्या कर सकते हैं, प्रमलगेट कर सकते हैं द ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ
पार्लियामेंट। रिसेस ऑफ पार्लियामेंट क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का यूज़ कर सकते हैं। और ये ऑर्डिनेंस जो होता है वो क्या होता है, हम अगर बात करें तो ऑर्डिनेंस होता है एक टाइप का टेम्पररी लॉ। टेम्पररी लॉ कब होता है, जब एदर ऑफ द हाउस, एदर द लोकसभा और द राज्यसभा और बोथ द हाउस इज़ नॉट इन द सेशन। जब लोकसभा राज्यसभा दोनों सेशन में ना हो, या फिर ओनली लोकसभा हो या फिर ओनली राज्यसभा हो, कोई एक लो सेशन में हो, तब भी क्या ये ऑर्डिनेंस इशू किया जा सकता है। ऑर्डिनेंस होता क्या है, एक टाइप का टेम्पररी लॉ होता है जिसकी इफेक्ट होती है सेम एज अ लॉ पास बाय द पार्लियामेंट, बट किसके लिए, टेम्पररी पीरियड के लिए ही होता है। टेम्पररी पीरियड मतलब क्या, एक बार ऑर्डिनेंस इशू किया तो विद इन द 6 वीक क्या करना होगा, इसको सेम लॉ की तरह पास करना होगा, लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट के एसेंट, तब ये क्या बनता है, एक परमानेंट लॉ बनता है। तो विद इन द 6 वीक्स इसको क्या करना होगा, पास करना होगा। फॉर लेट्स से एग्जांपल, अगर ऑर्डिनेंस इशू किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और ये ऑर्डिनेंस जो है इशू करने के बाद क्या हुई, लोकसभा डिसॉल्व होगी, तो या फिर राज्यसभा क्या होगी, राज्यसभा के अंदर सेशन चालू नहीं है, तो करना क्या होगा, जब भी क्या होगी वापस से कन्वीन होगी लोकसभा और राज्यसभा, तो उसके 6 वीक के अंदर अंदर क्या करना है, इस ऑर्डिनेंस को पास कराना है। और हमें पता है कि 2 सेशन के बीच का मैक्सिमम टाइम गैप कितना है, 6 मंथ। तो अगर हम बात करें कि मैक्सिमम टाइम लिमिट तक ये ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशंस क्या होती है, तो हम बोल सकते हैं ये 6 मंथ जिसके बीच में सेशन स्टार्ट होने ही है, प्लस ये 6 वीक, तो 6 मंथ प्लस 6 वीक्स क्या है, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस हमें देखने को मिलती है। क्लियर। कुछ और बात करें हम तो बात कर सकते हैं कि द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। क्यों दी गई है कि भाई कुछ ऐसे अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, कई बार कुछ ऐसी इमीडिएट सिचुएशंस ऐसी आ जाती है, अर्जेंट मैटर की चीज़ें आ जाती है, उस समय क्या है ये लोकसभा राज्यसभा पास करवाना, फिर एसेंट लेना प्रेसिडेंट के, ये सब क्या है लेंदी प्रोसीजर है, टाइम लगता है। तो ये चीज़ें करने का टाइम नहीं होता, तब प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो क्या करें, इन अर्जेंट मैटर से डील करने के लिए क्या करें, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर यूज़ कर सकता है। कुछ लिमिटेशंस भी इसकी देखने को मिलती है। पहली चीज़ें मैंने वो जैसा आपको बताया, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, दोनों में से कोई भी एक सेशन में नहीं होना चाहिए, या दोनों ही नहीं होगी सेशन में, तब ओनली तब क्या किया जा सकता है, ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का यूज़ किया जा सकता है। क्लियर। दूसरी चीज़ें क्या हैं, जब ये ऑर्डिनेंस अगर ऐसी सिचुएशन में लाया जाता है जब बोथ द हाउसेस सेशंस में हैं, तो ये ऑर्डिनेंस नहीं माना जाएगा, ये चीज़ें वॉइड डिक्लेयर की जाएगी, अनकॉन्स्टिट्यूशन होगी, और ये क्या होगा, इम्प्लीमेंट भी नहीं होगा कंट्री में जब दोनों ही हाउसेस सेशन में हैं, क्योंकि फिर तो मतलब ही क्या रह गया ऑर्डिनेंस का। जब हाउसेस सेशन में है तो पास करो बिल और एक्ट बनाओ थ्रू द मीन्स ऑफ लेजिस्लेचर, जो प्रोसेस है उसके थ्रू। क्लियर। साथ ही साथ क्या है, ही और शी कैन, जब प्रेसिडेंट जो हैं वो क्या है, जनरली जब सेटिस्फाई होते हैं कि भाई ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे नेसेसरी है कोई इमीडिएट एक्शन लेना, तब वो क्या कर सकते हैं, ये जो है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का यूज़ करके टेम्पररी लॉ बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कूपर केस है 1970 का, उस केस के अंदर क्या कहा था कि ये जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है टू प्रमलगेट द ऑर्डिनेंस, ये जो है इसको क्या किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू इसका किया जा सकता है, यानी कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज किया जा सकता है अगर प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या हुआ, मेला फाइड हुआ, यानी कि गलत इंटेंशंस के कारण किया गया, तब इसका यूज़ किया जा सकता है। क्लियर। और साथ ही साथ अगर क्या किया, जानबूझ के भी अगर किया गया, दूसरी चीज़ें क्या हैं, रिमेंबर एक थिंग कि भाई 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1975, इसके अंदर क्या किया गया था कि भाई प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फेक्शन है वो फाइनल है और जुडिशियल रिव्यू इसका नहीं किया जाएगा। 1975 में इंदिरा गांधी ने 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 के थ्रू ये किया था, बट इन चीज़ों को चेंज किया गया कब, बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक 1978 में क्या किया गया, इन चीज़ों को चेंज किया गया और बोला गया कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है उसका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, और अभी भी ये चीज़ें जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। ऑलराइट। साथ ही साथ याद रखना, प्रेसिडेंट जो हैं वो क्या कर सकते हैं, हाउसेस के जो सेशंस हैं उनको टर्मिनेट कर सकते हैं टू प्रमलगेट द ऑर्डिनेंस, ये चीज़ें की जा सकती है। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि भाई ऑर्डिनेंस अगर उनको इशू करना है तो वो क्या कर सकते हैं, हाउस जो है उसको, हाउस के सेशंस को टर्मिनेट कर सकते हैं ताकि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकें, ये चीज़ें भी पॉसिबल है और कॉन्स्टिट्यूशनल है। साथ ही साथ हीज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज को एग्जिस्ट विद ऑल द मैटर एक्सेप्ट ड्यूरिंग एक्सेप्ट हो गया ड्यूरेशंस विद द लॉ मेकिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, साथ ही में होती है, और कुछ एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस में ही इसको यूज़ करना कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, नहीं तो ये चीज़ें अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती है। ये कौन से, इसके 2 इम्प्लीकेशंस क्या क्या देखने को मिलते हैं। पहली चीज़, एन ऑर्डिनेंस जो है वो हमेशा क्या है,
जिस पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है उन्हीं सब्जेक्ट पे इशू किया जा सकता है, यानी कि यूनियन लिस्ट पे इशू किया जा सकता है, साथ ही साथ कॉन्करेंट लिस्ट पे भी तो हो ही सकता है। और ऑर्डिनेंस जो है इसको क्या है, इज सब्जेक्टेड टू द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन एज द पार्लियामेंट, यानी कि कोई भी ऑर्डिनेंस जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो सकता, फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकता, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकता। ये भी लिमिटेशंस देखने को मिलती है हमको किसके ऊपर, ऑर्डिनेंस के ऊपर। साथ ही साथ एवरी ऑर्डिनेंस इशू बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट मस्ट बी लेड बिफोर द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, हमने बात कर लिया। 6 मंथ के विद इन क्या करना है, दोनों हाउसेस के थ्रू इसको पास कराना है। और अगर कोई भी हाउसेज जो है, और हमें पता है अगर कोई हाउसेज डिसॉल्व हो जाता है लोकसभा या राज्यसभा, तो जैसे ही फर्स्ट सीटिंग इनकी होती है, और हमें पता है मैक्सिमम जो है 2 सेशंस के बीच का ड्यूरेशन 6 मंथ है, तो 6 मंथ प्लस हम बोल सकते हैं 6 वीक, तो इसका टाइम ड्यूरेशन है कि 6 वीक के अंदर अंदर ऑर्डिनेंस जो है उसको लॉ बनाना है। तो 6 मंथ प्लस 6 वीक्स हो गया, मैक्सिमम ड्यूरेशन हम बोल सकते हैं ऑर्डिनेंस की, ये याद रखना प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर। तो 6 मंथ प्लस 6 वीक जो है ये मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशंस हैं जब तक क्या किया जा सकता है, ऑर्डिनेंस को इशू किया जा सकता है। साथ ही साथ द एक्ट डन इन द कंप्लीट अंडर इट बिफोर इट सीजेस टू द ऑपरेट रिमेन फुल्ली वैलिड एंड द इफेक्टिव, यानी कि जो इसके अंदर लॉज वगैरह बनाए जाएंगे ऑर्डिनेंस के अंदर, ऑर्डिनेंस चला भी गया, लैब्स भी हो गया, तो भी ये चीज़ें क्या होगी, एज इट इज़ रहने वाली है। यानी कि इफ़ एन ऑर्डिनेंस इज अलाउड टू लैप्स विदाउट बीइंग प्लेस्ड बिफोर पार्लियामेंट, देन द एक्ट्स डन एंड द कंप्लीटेड अंडर इट बिफोर इट सीजेस टू ऑपरेट रिमेन्स फुल्ली वैलिड एंड द इफेक्टिव, जब तक उसे पास नहीं किया गया तब तक ये चीज़ें एज इट इज़ ही रहती है। साथ ही साथ प्रेसिडेंट जो है ना वो क्या कर सकते हैं, कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम, बट ये ऑर्डिनेंस को इम्प्लीमेंट करना यानी कि प्रमलगेट करना और विड्रॉ करना ये प्रेसिडेंट का अपना पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं है, उनको सलाह दी जाती है किसके द्वारा, तो ऑब्वियसली कौन देगा इनको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। बोलते हैं भाई ऑर्डिनेंस इशू कर दो तो कर देते हैं, ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर लो तो वो कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है प्रेसिडेंट क्या है, एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, रियल एग्जीक्यूटिव तो प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसीलिए यही लोग सलाह देते हैं प्रेसिडेंट को कि प्रमलगेट करो ऑर्डिनेंस, तो कर देते हैं अंडर आर्टिकल 123, और रिमूव करो तो भी वो क्या है, इजीली कर देते हैं। एंड एन ऑर्डिनेंस लाइक एनी अदर लेजिस्लेशन कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव हो गया, दैट इज इट मे कम इनटू फोर्स फ्रॉम अ बैक डेट से भी वो किया जा सकता है, बैक डेट से भी वो ऑर्डिनेंस जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है पहले से भी, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिवली। साथ ही साथ इट में मॉडिफाई और रिपील द एनी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और एनी अदर ऑर्डिनेंस, और इट कैन अल्टर और अमेंड द टैक्स लॉज ऑल्सो, हाउएवर इट कैन नॉट इशू टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो चीज़ें ऑर्डिनेंस के थ्रू नहीं की जा सकती, इट इज़ नॉट अलाउड। एंड द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ना, ये जनरली क्या अनयूजुअल हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती है यूएसए और यूके के अंदर। यूएसए यूके में ऐसी कोई ऑर्डिनेंस पावर इनके पास नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर चर्चा हो रही थी तब उन्होंने कहा था कि ये पावर जो है वो एग्जीक्यूटिव को इसीलिए दी गई है क्योंकि ऐसी कुछ सडन सिचुएशंस आ जाए, इमीडिएट इंपॉर्टेंस की सिचुएशन आ जाए, तब क्या है लॉ बनाना पॉसिबल नहीं है थ्रू द मीन्स ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, लोकसभा राज्यसभा देन एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तब इस ऑर्डिनेंस पावर का यूज़ किया जा सके और इसको ईजिली पास करके ले जाया जा सके, इसीलिए ये प्रोविज़न इम्प्लीमेंट किए गए हैं। एंड रिमेंबर the president, it must be clarified that the ordinance making power of the president has no necessary connections with the national emergency under article 352। national emergency के साथ इसका कोई ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, रिमेंबर दिस थिंग, और हम लोग नेशनल इमरजेंसी ग्रेटर डिटेल में देख चुके हैं। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी देखने को मिलता है अंडर द केस ऑफ DC वाडवा केस ऑफ 1986। उस केस के अंदर क्या बोला गया है कि भाई ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है इसका मिसयूज़ ओवर यूज़ कई बार किया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें 1967 से 81 की बात करें तो बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया था, 256 टाइम जो है उस क्या किया था, ऑर्डिनेंस का यूज़ किया था, और ये ऑर्डिनेंस चला था कहीं ना कहीं कितने 14 सालों तक। ये जो है बार बार क्या कर रहे हैं, रीपरमागेट कर रहे हैं ऑर्डिनेंसेस को। 6 वीक पूरे होने वाला, फिर ऑर्डिनेंस इशू किया सेम चीज़ के ऊपर, सेम लॉस के ऊपर, फिर 6 मंथ का ख़त्म हुआ, फिर अगेन इशू कर दिया। तो इस ड्यूरेशंस के बीच में क्या है, याद रखना 14 ईयर्स तक कंटिन्यू ये ऑर्डिनेंस जो है उसको रीपरमलगेट किया गया था 256 बार।
ये चीज़ें क्या है, मिसयूज़ ही हो रही है। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है कि ऑर्डिनेंस जो है उसको मिसयूज़ किया जाता है, क्योंकि ऑर्डिनेंस जो है क्या, वो एक्सेप्शनल पावर है और उसको सब्स्टिट्यूट पावर की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता टू बाईपास द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ये कहा था DC वाडवा केस ऑफ 1986 के अंदर, क्योंकि उसका मिसयूज़ ओवर यूज़ हो रहा था बिहार के अंदर, तब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 1986 के अंदर। ऑलराइट, तो ये कुछ हमें ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर देखने को मिलती है ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 1, 2, 3। क्लियर है? ऑलराइट, अब नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल, अगर हम बात करें तो अंडर आर्टिकल 72 हमें देखने को मिलती है। क्या है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट? के प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं, यानी कि माफ़ कर सकते हैं कोई भी कन्विक्शंस को। कोई भी कैदी है, उसका कन्विक्शंस हो गया, वो प्रूव हो गया कि हाँ ये गिल्टी है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको पार्डन कर सकते हैं। किन किन लॉ के ऊपर? भाई यूनियन लिस्ट के ऊपर कोई भी यूनियन लॉ जो है कोई भी उस पर पार्डन कर सकते हैं। मिलिट्री कोर्ट यानी कि कोर्ट मार्शल की जो पनिशमेंट है उसको भी पार्डन किया जा सकता है, और डेथ सेंटेंस है उसको भी पार्डन किया जा सकता है। और ये पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द जुडिशरी, क्योंकि जुडिशरी अपनी लॉ के अकॉर्डिंग काम करती है, बट ये जो है पार्डनिंग पावर इतनी लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, ये इंडिपेंडेंट है। ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया था कि भाई पार्डनिंग पावर क्यों देनी है प्रेसिडेंट को? तो 2 ऑब्जेक्टिव रखे गए थे। पहला क्या कि भाई करेक्टिंग एनी जुडिशियल एरर हो गया, हो सकता है जुडिशियल ने कुछ एरर की तो उसको करेक्ट करने के लिए पार्डनिंग पावर। दूसरी चीज़ें क्या है, सेकेंड, टू अफोर्ड द रिलीफ फ्रॉम अ सेंटेंस, और अनड्यूली हरास जो किया जा रहा है उसके लिए भी कहीं ना कहीं क्या बोल सकते हैं हम, टू अफोर्ड द रिलीफ फ्रॉम अ सेंटेंस विच द प्रेसिडेंट रिगार्ड एज द अनड्यूली हरास किया गया, ऐसा लग रहा है प्रेसिडेंट को, तो भी वो क्या करते हैं, इस पार्डनिंग पावर का यूज़ करते हैं। अभी 5 टाइप की चीज़ें हमको इसके अंदर देखने को मिलती है। फर्स्ट आती है पार्डन। पार्डन का मतलब क्या होता है कि इट रिमूव बोथ द सेंटेंस एंड द कन्विक्शंस एंड द कम्प्लीटली एब्सॉल्व द कन्विक्शंस फ्रॉम ऑल द सेंटेंस, पनिशमेंट एंड द डिस्क्वालिफिकेशन। एक बार पार्डन कर दिया प्रेसिडेंट ने, इसका मतलब वो क्या होता है, न्यू बॉर्न बेबी जैसा हो जाता है। जितने भी उसके केसेस चल रहे हैं अब तक, जितनी भी सेंटेंस उसको हुई है, सारी चीज़ें माफ़ हो जाती है, कम्प्लीटली फ्री हो जाता है, नॉर्मल सिटीजन की तरह उसको रखा जाता है, उसके सारे केसेस वगैरह सब कुछ क्या हो जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। दूसरी आता है कम्यूट, या फिर बोल सकते हैं हम कम्यूटेशन। कम्यूटेशंस के अंदर क्या किया जाता है, एक फॉर्म की पनिशमेंट से दूसरी फॉर्म के पनिशमेंट में पनिशमेंट दी जाती है, यानी कि हार्श पनिशमेंट हुई तो उससे लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दी जाती है। जैसे कि बात करें हम, डेथ सेंटेंस को हटा के क्या किया जाता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी। तो ये क्या होता है, फॉर्म चेंज करना पनिशमेंट का, तो उसको बोला था कम्यूट। कि भाई डेथ सेंटेंस है, पार्डन यानी कंप्लीटली फ्री। कम्यूट के अंदर क्या किया जाता है, डेथ सेंटेंस को फॉर एग्जाम्पल क्या किया जाता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अंदर उम्र कैद की सज़ा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। रेमिशंस की बात करें तो रेमिशंस का मतलब क्या होता है, तो रेमिशंस का मतलब होता है रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर। कि भाई उम्र कैद की सज़ा हुई है तो उसको 7 साल की सज़ा कर देना। तो ये क्या हुआ, कैरेक्टर तो सेम है, उम्र कैद की सज़ा तो हुई थी, जेल की सज़ा, बट उसको 7 साल में कर दिया, तो कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ, खाली सज़ा कम हो गई, तो उसको क्या कहा जाता है, रेमिशन। देन हमें देखने को मिलता है रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब क्या होता है, इट डिनोट अवॉर्डिंग अ लेजर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ द वन ओरिजिनली अवॉर्डेड ड्यू टू सम स्पेशल, कुछ ऐसे फैक्ट सर्कमस्टांसेस होते हैं, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होती है, जिसके कारण क्या करना होता है, उसको लेज़र सेंटेंस दे दिया था। ओरिजिनली कुछ और दिया था, उससे कम सेंटेंस दे दिया जाता है कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस के कारण। फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंसी है, कुछ डिसेबिलिटीज़ आ गई, तो उसके कारण क्या है, लेसर सेंटेंस दे दिया जाता है इन केस ऑफ रिस्पाइट। देन लास्ट रिप्राइव की बात करते हो, रिप्राइव के अंदर क्या होता है, इट इम्प्लाइज अ स्टे ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस। भाई डेथ की पनिशमेंट दी है तो उसको क्या किया, स्टे लगा दिया टेम्पररी पीरियड के लिए, तब तक वो क्या कर सके, पार्डनिंग कम्यूटेशन जो है प्रेसिडेंट से मांग सके, तो उसको टाइम पीरियड देने के लिए क्या किया जाता है, रिप्राइव किया जाता है। तो ये 5 चीज़ें आती हैं हमारे किसके अंदर, 72 आर्टिकल्स के अंदर, जो कि प्रेसिडेंट की पावर देखने को मिलती है। यूनियन लॉ, कोर्ट मार्शल, साथ ही साथ डेथ पनिशमेंट, तीनों को ये 5 के थ्रू प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, पार्डन यानी कि सज़ा उनकी माफ़ कर सकते हैं। सेम पावर हमको भी देखने को मिलती है गवर्नर के पास अंडर आर्टिकल 161। गवर्नर को क्या पावर दिया जाता है कि वो भी पार्डन कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट, रेमिशन कर सकते हैं, पनिशमेंट और सस्पेंड भी कर सकते हैं। ये पावर किसके पास देखने को मिलती है, गवर्नर ऑफ द स्टेट के पास देखने को मिलती है अंडर आर्टिकल 161।
बट द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर डिफ़र करती है प्रेसिडेंट से टू रिस्पेक्ट में। जो प्रेसिडेंट के पास है पावर, क्या वही पावर है पूरी पूरी गवर्नर के पास? नहीं, दो सेंस में वो डिफ़र करती है। पहली चीज़, द प्रेसिडेंट कैन पार्डन द सेंटेंस इन्फ्लिक्टेड बाय द कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल के लिए अगर पार्डन करना है तो सिर्फ और सिर्फ वो प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं, गवर्नर का उसमें कोई रोल नहीं होता है। कोर्ट मार्शल यानी कि मिलिट्री कोर्ट जो है, उन्होंने जो सज़ा दी है उसको पार्डन गवर्नर नहीं कर सकते। दूसरा, प्रेसिडेंट जो है वो डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकते हैं, पर गवर्नर जो है डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते हैं, बस फुल स्टॉप, याद रखना। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर हमको ये सेंटेंस देखने को मिला था कि गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन पार्डन द डेथ सेंटेंस ऑफ द इंडिविजुअल। नो, गवर्नर कैन नॉट डू सो, ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन पार्डन, रिमेंबर, पार्डन द डेथ सेंटेंस। Governor can do the commute, remission, respite and the reprieve of the death sentence but cannot pardon the death sentence. Clear? In Kehar Singh case of 1988, the Supreme Court examined the pardoning power of the president and laid down the following principles. क्या क्या प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किए थे इन द केहर सिंह केस ऑफ 1988? रिमेंबर कुछ प्रिंसिपल थे। पहला, the petitioners for the mercy has the no right to an oral hearing by the president. प्रेसिडेंट उनको ओरली हियरिंग करेंगे, ऐसा कुछ उसकी राइट्स देखने को नहीं मिलती। भाई प्रेसिडेंट के पास सामने जाएगा, वो भीख मांगेगा अपनी मर्सी पिटिशंस फाइल करने के बाद, प्रेसिडेंट उसको रिप्लाई देंगे, सामने ओरली नहीं, ये सब पॉसिबल नहीं है। साथ ही साथ प्रेसिडेंट कैन एग्जामिन द एविडेंस अफ्रेश एंड टेक अ व्यू डिफरेंट फ्रॉम द व्यू टेकन बाय द कोर्ट। कोर्ट ने जो व्यूज़ लिए हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स लिए हैं, उसके अलावा दूसरे फिगर्स फैक्ट्स जो हैं वो भी यूज़ किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। साथ ही साथ द पावर इज़ टू बी एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट। देखा, यहाँ पे भी प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनर पावर नहीं है, यहाँ भी जो एडवाइस देगी यूनियन कैबिनेट, उसी के ऊपर क्या करना है, प्रेसिडेंट को अपनी पार्डनिंग पावर का यूज़ करना है। एंड देयर इज़ नो नीड हो गया फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू ले डाउन द स्पेसिफिक गाइडलाइन फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द पावर बाय द प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई गाइडलाइन लेके नहीं आएगा जिसके थ्रू क्या है, पार्डनिंग पावर एक्सरसाइज करें अपनी प्रेसिडेंट, और नॉट सब्जेक्टेड टू द जुडिशियल रिव्यू एक्सेप्ट व्हेन द प्रेसिडेंशियल डिसीजन इज़ आर्बिट्री, इरेशनल, मालाफाइड और द डिस्क्रिमिनेटरी। तो प्रेसिडेंट जो है, इनकी पार्डनिंग पावर पे जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा, बट अगर वो डिसीजन आर्बिट्री है, इरेशनल है, मेलाफाइड है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। रिमेंबर, तो स्टेटमेंट आती है प्रीलिम्स के पार्डनिंग पावर जो है उसका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल एनी हाउ नहीं है, कैसे भी नहीं होगी, तो गलत है वो। जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है अगर वो मालाफाइड इंटेंशन से लिया गया डिसीजन है तो। ऑलराइट, इसके अलावा हम लास्ट टॉपिक देख लेते हैं इस चैप्टर्स का, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। वो क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ प्रोवाइडेड फॉर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम जानते हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है उनको सिर्फ और सिर्फ एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की तरह काम करना होता है। वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन है, सिर्फ और सिर्फ हम बोल सकते हैं टाइटल दिया गया है उनको फंक्शनरी का। अब यूएसए के अंदर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, उनके पास एंटायर पावर देखने को मिलते हैं, पर इंडिया के अंदर वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक नॉमिनल हेड देखने को मिलते हैं। वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं द नेशंस बट डज नॉट रूल द नेशन, बिकॉज द नेशन इज़ रूल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड हीज़ और हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो एक सेरेमोनियल डिवाइस की तरह यूज़ करते हैं, काम करते हैं, जनरली बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और जबकि प्रेसिडेंट ऑफ यूएस की बात करें, वो डिसमिस कर सकते हैं कभी भी किसी सेक्रेटरीज़ को, उनके मिनिस्टर्स को, जबकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो किसी भी सेक्रेटरीज़ को, मिनिस्टर को अपनी मर्जी से आर्बिट्रेरली सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। उनको एडवाइस माननी होगी किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा इन एस्टिमेट द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट पर्टिकुलरली रेफरेंस हो गया हैज़ बीन मेड फॉर द प्रोविज़न अंडर आर्टिकल। अब ये किस तरीके से बात की जाती है, ये प्रेसिडेंट की जो पावर है वो किस तरीके से कर्व की जाती है, तो आर्टिकल 53, 74 एंड 75 के अंदर। आर्टिकल 53 क्या बोलता है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम और हर एदर डायरेक्टली और थ्रू द ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम और हर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है अंडर आर्टिकल 75 कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हु शैल aid and advise the president and he shall act on the advice given by the council of minister headed by the prime minister। आर्टिकल 74 बोलता है तो अकॉर्डिंग टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही चलना है। साथ ही साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। याद रखना, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इंडिविजुअली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया था 1976 के अंदर इंदिरा गांधी के द्वारा। उन्होंने क्या किया था कि प्रेसिडेंट इज़ बाउंड बाय द एडवाइस गिवन
बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। जबकि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1978 के अंदर, उसमें क्या कहा गया था कि कोई भी ऐसा बिल है, एडवाइस है, उसको रिकन्सिडरेशंस के लिए 1 टाइम दिया जा सकता है, बट रिटर्न अगर वापस चीज़ें आती है, बिल रिटर्न आता है, देन प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव हीज और हर एसेंट टू द बिल। क्लियर। अक्टूबर 1997 के अंदर कैबिनेट जो है, कैबिनेट रिकमेंडेड द प्रेसिडेंट KR नारायणन हो गया टू इम्पोज द प्रेसिडेंट रूल इन द उत्तर प्रदेश, बट प्रेसिडेंट ने वो बिल को क्या किया, रिटर्न किया, वो रिकमेंडेशंस को रिटर्न किया। फिर क्या किया, कहीं ना कहीं कैबिनेट ने फिर से ये डिसाइड किया नेक्स्ट टाइम जब वापस रिटर्न आया वो, कि वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाएंगे। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं एक बार रिटर्न रिकन्सिडरेशन से एक एग्जांपल बोल सकते हैं हम 1997 का उत्तर प्रदेश का, कि भाई एक बार अगर रिकन्सिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट ने रिटर्न किया तो कैबिनेट ने वापस रिकन्सिडर किया, तो उनको लगा नहीं यार प्रेसिडेंट रूल इम्पोज नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने नहीं किया। तो ये कुछ और एग्जांपल्स भी दिए गए यहाँ पे। 1998 के एग्जांपल है, कल्याण सिंह जब थे वहाँ पे प्रेसिडेंट। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कुछ एग्जांपल्स भी हमें दिए गए जहाँ पे कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि कंसिडरेशन जो है वो एक सिचुएशनल, हम बोल सकते हैं क्या है, डिस्क्रिशन है प्रेसिडेंट के पास, बट कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं देखने को मिलता है। कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती है जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लगता है नहीं यार गवर्नर है या प्रेसिडेंट है, उन्होंने सही रिटर्न करके सही काम किया, ये सिचुएशन ऐसी नहीं थी, हम लोगों को प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाना चाहिए था। और वो सिचुएशंस अगर ऐसी होती है तो उसमें अगर लगता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, तो ऑब्वियसली क्या है, वो चीज़ें कंसिडर की जाती है और प्रेसिडेंट की बात मानी भी जाती है। क्लियर। तो प्रेसिडेंट जो है वो कब कर सकते हैं अपने डिस्क्रिशन पावर का यूज़, जब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना हो तब यूज़ कर, तब जब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना हो, जब कोई भी मेजोरिटी पार्टी जो है वो क्या है, मेजोरिटी पार्टी नहीं हो आफ्टर द जनरल इलेक्शन, तब वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने में अपनी डिस्क्रिशन पावर का यूज़ कर सकते हैं। जब डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन इट कैन नॉट प्रूव द कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशंस लाई गई, प्रूव नहीं कर पाए, तब भी वो क्या कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, ये इनका डिस्क्रिशन है। साथ ही साथ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर हैज़ लॉस्ट इस मेजोरिटी, तब डिसॉल्व करना, ये भी उनका कुछ क्या देखने को मिलता है, डिस्क्रिशनरी पावर देखने को मिलती है। ये कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है, बाकी बाय एंड लार्ज क्या है, उन्हें अकॉर्डिंग टू एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्ट करना ही है, क्योंकि आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया क्या करता है, बाउंड करता है उनको कि उन्हें क्या करना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के ऊपर ही क्या करना है, एक्ट करना है। क्लियर। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। इसके बाद आपको टेबल में दिए गए कुछ आर्टिकल्स, आर्टिकल 52 to 143, क्या क्या आर्टिकल्स है प्रेसिडेंट की पावर से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आपको टेबल फॉर्म में दी गई है। साथ ही साथ बताया गया है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है 2022 के अंदर, उसमें वैल्यू ऑफ वोट ऑफ द इलेक्टेड MLAs कितनी थी, MPs कितनी थी, वो सारा आपको स्टेट वाइज क्या किया गया है, लिस्ट आउट किया गया है। आप इसको एक बार रेफ़र कर सकते हैं, फैक्चुअल डेटा है, हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ भी ले या नहीं पूछते हैं। जनरली अगर UPSC की बात करें तो इतना फैक्चुअल डेटा नहीं पूछते हैं, स्टेट PCS में आपके SSC के एग्ज़ाम में हो सकता है पूछा जा सकता है। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। हमने प्रेसिडेंट चैप्टर जो है वो ग्रेटर डिटेल में कवर किया, आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। ऑलराइट, अगर एक बार वापस से अगर आपको थोड़ा भी कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू इट। और साथ ही साथ आपको कोई भी लेक्चर्स के अंदर कन्फ्यूज़न है तो वापस जाके आप एक बार क्या कर सकते हैं, लेक्चर रिफ़र कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। अगर अच्छा लगा हो लेक्चर तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और एंटायर इंडियन पॉलिटी की हमारी सीरीज़ कंटिन्यू है, जिसमें हम 1 to 17 चैप्टर देख चुके हैं और अब 18 भी क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ, जो कि होने वाला है हमारा वाइस प्रेसिडेंट। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।